नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में प्रचार में आई तेजी। विभिन्न राजनीतिक दलों का वर्चुअल बैठकों का दौर भी शुरू। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 158 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में देश में 2,38,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 94.09% हुई। यूरोपीय संसद अपने कार्यकाल के दूसरे और अंतिम चरण के लिए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डेनियल मेदवेदेव दूसरे दौर में पहुंचे और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु अपने खेल की शुरुआत करेंगी। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं कनकलता। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, पुर्तगालियों को कई बार परास्त करने वाली उल्लाल की पराक्रमी रानी का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है रानी अबक्का। पुर्तगालियों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उल्लाल पर कब्जा करने के अनेक प्रयास किए, लेकिन रानी अबक्का ने उनके हर हमले को अदम्य साहस और चतुराई से विफल कर दिया। रानी के अदम्य शौर्य की गाथाएं लोकगीतों और यक्षगान के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है। आकाशवाणी समाचार को देश विदेश के श्रोताओं से बड़ी संख्या में उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल लखनऊ की लहर। मेरा नाम लहर है। मैं लखनऊ के दिल्ली पब्लिक स्कूल एल्डिको की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास अनगिनत वीरों एवं वीरांगनाओं के सर्वोच्च बलिदान से गौरवान्वित है। मातृभूमि की रक्षा और स्वतंत्रता हेतु किशोर वर्ग से लेकर वयोवृद्ध वर्ग ने अपना सर्वस्व होम करने में उफ तक नहीं की और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आकाशवाणी के अमृत महोत्सव को इसको नियमित रूप से सुनती हूँ। इससे हमें स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग हीरोज के बारे में अप्रतिम जानकारी प्राप्त होती है। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 46वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, 1879 में खोनुमा युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक खोनुमा गांव के योद्धाओं ने ब्रिटिश घुसपैठियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें खोनुमा गांव है।
प्रश्न फिर सुन लें। 1879 में खोनुमा युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक खोनुमा गांव के योद्धाओं ने ब्रिटिश घुसपैठियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें खोनुमा गांव है। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में प्रचार गतिविधियों में तेजी आ गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने चुनावी रणनीतियों और उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। राज्य में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होना है। कल शाम तक कुल 36 नामांकन दाखिल किए गए। 21 जनवरी तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस बीच इन क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। दलों के नेता पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षित मतदान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आयोग ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। आयोग स्थिति की समीक्षा करने के बाद आवश्यकतानुसार और निर्देश जारी करेगा। राजनीतिक दलों को सलाह दी गई है कि वे जितना हो सके डिजिटल माध्यम से अपने अभियान का संचालन करें। उम्मीदवारों के घर घर चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम 5 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आवंटित प्रसारण समय को बढ़ाने का भी फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। संवाद के दौरान श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे क्षेत्र के हर व्यक्ति से मिलकर मताधिकार का महत्व बताएं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ये पहला संवाद था। नमो ऐप पर अपने वर्चुअल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में किए गए विकास कार्यों की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और उन्हें अपने शहर को और स्वच्छ बनाए रखने को कहा। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार के दौरान कोविड संबंधी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए वाराणसी आ रहे हैं, कार्यकर्ता उन्हें कबीर चौरा और संत रविदास मंदिर जैसे दूसरे स्थानों का भी भ्रमण कराएं, जिनके विकास के लिए सरकार ने काफी काम किया है। राज्य में जारी अन्य चुनावी सरगर्मियों के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में पहले चरण में घोषित अपने उम्मीदवारों के आपराधिक मुकदमों की भी जानकारी सार्वजनिक की है। अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज शाम 4 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उच्चतम न्यायालय आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें मांग की गई है कि उम्मीदवारों से जुड़े आपराधिक मामलों और उनके चयन के कारणों का खुलासा न करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने 13 जनवरी को पंजाब के लोगों से अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के नामों के सुझाव मांगे थे। भगवंत सिंह मान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते समय आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 93.3% लोगों ने भगवंत सिंह मान को ही
आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने की इच्छा जताई है और लोगों की भावना का सम्मान करते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि 13 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों के लिए एक फोन नंबर जारी कर उनसे मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव को लेकर सुझाव मांगे थे। भगवंत सिंह मान जो मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय माने जाते हैं, उनके हक में ज्यादा वोट पड़े, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार के लिए अपनी दावेदारी जताते रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। इसलिए माना जा रहा था कि पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सकती है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के रिश्तेदार के परिसरों में 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर रही है। कथित अवैध बालू खनन से जुड़े धन शोधन मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधान कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि तिरंगा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के दौरान केवल कागज के झंडे का इस्तेमाल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 158 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 79,91,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल कोविड के 2,38,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 1,57,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 94.09% है। 17,36,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 3,53,00,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कल 310 लोगों की संक्रमण से मृत्यु भी हुई। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,891 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में कल से 8.31% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 13 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके बचे हुए हैं। टीकाकरण अभियान के तहत सरकार देश में वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। पंजाब में कल 6,656 नए कोविड मामले सामने आए हैं। इस दौरान 20 मरीजों की कोविड से मौत हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक 1,279 मामले जालंधर जिले से हैं। हरियाणा में कल 9,204 नए कोविड मामले सामने आए हैं। इस दौरान 12 मरीजों की कोविड से मौत हुई है। स्वस्थ होने की दर 22.8% है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 3,448 मामले गुरुग्राम और 1,435 मामले फरीदाबाद से आए हैं। केंद्र सरकार ने एक वीडियो में बच्चों में कोविड टीकों के प्रभाव के बारे में उठाए गए सवालों का खंडन किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने बताया है कि कोविड टीके सुरक्षित हैं और बच्चों को टीके विशेषज्ञों की सिफारिश पर लगाए जा रहे हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा।
हमारे जो युवा साथी हैं 15 से 18 साल वाले, उन्होंने जो उत्साह दिखाया और उनके माता पिता ने जो सहयोग दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। लगभग 4 करोड़ बच्चों के टीके लग चुके हैं, पहला टीका, और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक सभी 7.5 करोड़ के लगभग जो 15 से 17 साल के किशोर हैं उनको टीका लग जाएगा और अगले महीने में उनको दूसरा टीका भी लगा दिया जाएगा। ये प्रयास किया जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में 12 से 15 साल के बच्चों में भी कोविड टीकाकरण आरंभ किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस वर्ष 3 जनवरी से अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3.5 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में टीके लगवा चुके किशोरों को बधाई दी। देश में 10 जनवरी से अब तक 50 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को एहतियाती टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में इस वर्ग में सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मधुर यादव ने कोरोना से बचाव के उपाय बताए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में प्रचार में आई तेजी। विभिन्न राजनीतिक दलों का वर्चुअल बैठकों का दौर भी शुरू। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 158 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में देश में 2,38,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 94.09% हुई। यूरोपीय संसद अपने कार्यकाल के दूसरे और अंतिम चरण के लिए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डेनियल मेदवेदेव दूसरे दौर में पहुंचे और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु अपने खेल का आगाज करेंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर मंगलवार स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीर गाथा कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर
आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोज ला रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। 18 जनवरी 1930 को रविंद्रनाथ ठाकुर साबरमती आश्रम गए थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर राजनीतिक और वैचारिक रूप से दो अत्यधिक भिन्न व्यक्तित्व थे, लेकिन वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और मित्र थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जान रे। रविंद्रनाथ ने ही 1915 में गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। गांधी से रविंद्रनाथ ठाकुर के संबंध कैसे थे, इसे उनके विचार से जाना जा सकता है। गांधी जी के बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि गांधी उन हजारों वंचितों की झोपड़ियों की दहलीज पर ठहर गया जो उसकी तरह के कपड़े पहने हुए थे। उसने उनसे उन्हीं की भाषा में बातें की। वो पुस्तकों के उदाहरण नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक सत्य था। इसीलिए भारतीयों ने उन्हें जो महात्मा नाम दिया है वही उनका असली नाम है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने आगे लिखा है कि गांधी की तरह और किसने महसूस किया है कि सभी भारतीय उनकी ही रक्त और मज्जा हैं। सत्य के संपर्क में आत्मा की कुचली हुई ताकतें फिर से उठती हैं। जब भारत के द्वार पर प्रेम आया तो वो द्वार पूरी तरह खुल गया। गांधी के आह्वान पर भारत नई महानता के लिए विकसित हुआ, जैसे कि अतीत में हुआ करता था। अतीत में जब बुद्ध ने प्राणियों के बीच सहानुभूति और करुणा की सच्चाई की घोषणा की थी। आज ही के दिन हम गांधी जी की प्रिय शिष्या मीराबेन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। मीराबेन का असली नाम मैडेलिन स्लेट था। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया। वे करीब 34 वर्षों तक भारत में रही। मीराबेन 7 नवंबर 1925 को अहमदाबाद आईं, जहां महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल और स्वामी आनंद ने उनका स्वागत किया। गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। आश्रम में आने पर ही गांधी जी ने उन्हें मीराबेन नाम दिया। भारत में प्रवास के आरंभिक वर्षों के दौरान मीराबेन ने हिंदी सीखी और भारत को जानने समझने के लिए गांवों की यात्रा की। वे गांधी जी के भरोसेमंद लोगों में से एक बन गईं। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ मीराबेन लंदन गईं। मीराबेन अहिंसा के संदेश के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहीं। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें हिरासत में रखा गया। उन पर भारत में रहते हुए यूरोप और अमेरिका में सूचना भेजने का आरोप लगाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और गांधी जी तथा उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। उन्होंने 1947 में ऋषिकेश के निकट आश्रम की भी स्थापना की। अगले 11 वर्ष के दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं की, सामुदायिक परियोजनाएं चलाई और पर्यावरण के मुद्दों पर कार्य किया। 18 जनवरी 1959 को मीराबेन इंग्लैंड चली गईं। उसके 1 वर्ष बाद वे वियना चली गईं और उम्र भर वहीं रहीं। भारत सरकार ने 1981 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आकाशवाणी की ओर से उस दिव्यात्मा को नमन। हम आज दिल्ली के उन 11 स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो 18 जनवरी 1858 को शहीद हुए थे। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली की रक्षा की थी। उनमें शामिल हैं खिड़की गांव के असगर यार खान और शेख यार खान, फाटक हवस खान के निवासी सैयद अत्ताउल्ला खान, कूचा चेलान के निवासी शेख गुलाम शाह, गुलाब अकबर पठान और सैयद मीर गुलाम, शेख इलाही बख्श, शेख कलमगीर बख्श, लाहौरी गेट निवासी सैयद खुदा बख्श, मीर शाह सैयद और सैयद सीतल शाह। इन महान शहीदों को आकाशवाणी की विनम्र श्रद्धांजलि। इसके
साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी के साथ। यूरोपीय संसद आज अपने कार्यकाल के दूसरे चरण के लिए अध्यक्ष का चयन करेगी। अध्यक्ष के चुनाव के लिए रोबर्टा मेट्सोला, एलिस बाह, कोस्मा ज़्लोटोवस्की और सिरा रेगो 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव परिणाम आज ही घोषित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता में डेनियल मेदवेदेव हेनरी लुक्सोनन को 6-1, 6-4, 7-6 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन से बाहर होने के बाद उन पर फ्रेंच ओपन से भी बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। आज पीवी सिंधु का मुकाबला तानिया हेमंत से होगा। एचएस प्रणॉय यूक्रेन के डैनियेलो बोस्निक, चेक गणराज्य के तेरेजा स्वाबिकोवा इसमें भाग ले रहे हैं। जाने माने कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का आज कोलकाता में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देवनाथ को 2013 में साहित्य अकादमी और बंगा विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा भी हो सकती है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह और गिलगित में हल्की वर्षा या हिमपात का अनुमान है। इन शहरों में तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और अगरतला में सुबह हल्के बादल छाए रहेंगे और बाद में आसमान साफ हो जाएगा, जबकि गंगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। तापमान 5 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन ले। 1879 में खोनुमा युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक खोनुमा गांव के योद्धाओं ने ब्रिटिश घुसपैठियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें खोनुमा गांव है। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में प्रचार में आई तेजी। विभिन्न राजनीतिक दलों का वर्चुअल बैठकों का दौर भी शुरू। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 158 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में देश में 2,38,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 94.09% हुई। यूरोपीय संसद अपने कार्यकाल के दूसरे और अंतिम चरण के लिए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डेनियल मेदवेदेव दूसरे दौर में पहुंचे और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु अपने खेल की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।